हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपका भविष्य में यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों जैसे सवाल आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाते हैं ठीक वैसे ही सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक एक सवाल नोट कीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। 100% आज की क्लास से आपको 2 से 3 सवाल अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय अयोध्या में स्थित है? धार्मिक संग्रहालय, वाणिज्य संग्रहालय, भूगोल संग्रहालय की वनस्पति संग्रहालय? इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा ले। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपको बता दें इनमें से कौन सा ऐसा संग्रहालय है जो अयोध्या में स्थित है? याद रखिएगा जो भूगोल संग्रहालय है। कौन सा? भूगोल संग्रहालय। ये दोस्तों आपका अयोध्या में स्थित है। आइए दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं यहां पर बताता हूं। जैसे कि धार्मिक संग्रहालय, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपको याद रखना आगरा में। एक क्वेश्चन इसको आप नोट कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए धार्मिक संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस दोस्तों शहर में स्थित है? आगरा में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाणिज्य संग्रहालय, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? गोरखपुर में। कहां पर स्थित है? गोरखपुर। इसको भी आप नोट करेंगे, गोरखपुर। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वनस्पति संग्रहालय, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये आपका दोस्तों स्थित है जौनपुर में। कहां पर स्थित है? जौनपुर। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये सारे सवाल आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो दोस्तों वाणिज्य संग्रहालय कहां पर स्थित है? गोरखपुर में। धार्मिक संग्रहालय आगरा में। वनस्पति संग्रहालय जौनपुर में। और आपका दोस्तों ये कौन सा? भूगोल संग्रहालय, ये आपका दोस्तों अयोध्या में स्थित है। और दोस्तों अयोध्या से आपको एक बात और याद रखनी है, लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन भी आपका अयोध्या में किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में छपने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ये लीजिए आपकी परीक्षा का सवाल, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा, राजा शिव प्रसाद के द्वारा, या गोविंद रघुनाथ के द्वारा? दोस्तों आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश में छपने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये दोस्तों राजा शिव प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ये दोस्तों कब प्रकाशित किया गया था, तो आप नोट कीजिएगा 1845 में। ये डेट भी आपको नोट करनी है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। और दोस्तों इसका संपादन किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसका संपादन किसने किया था, संपादन किया था गोविंद रघुनाथ ने। इसको भी आप लिखेंगे संपादन। यहां से दोस्तों 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? ये राजा शिव प्रसाद ने इसका प्रकाशन किया था। संपादक कर्ता कौन है? गोविंद रघुनाथ। कब हुआ था? 1845। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? यहीं से दोस्तों आपको याद आ रहा होगा, 2 सवाल यहीं से निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज कहां पर स्थित है? तो आप आंसर लगाएंगे कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना की किसने थी? स्वामी विवेकानंद ने, सावित्रीबाई फुले ने, राजा राम मोहन राय ने, आत्माराम पांडुरंग ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था? तो आपको याद होगा रामकिशन मिशन। लिख लीजिएगा इसको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रामकिशन मिशन इसकी स्थापना किसने की है? इसकी स्थापना की है स्वामी विवेकानंद ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। ये दोनों डेटें आपको नोट करनी है। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और दोस्तों आपको याद होगा 1828 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की। अगर सवाल पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। कब की थी? 1828 में। अगर इसके अलावा पूछा जाए दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, तो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 1867 में। कब? 1867 में इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। कौन से? प्रार्थना समाज की स्थापना की है। इसको भी आप यहीं पर नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे।
सवाल दोस्तों एक रहेगा, लेकिन दोस्तों मैं जो आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूं उसको आप नोट करते चलिएगा। 100% आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनीता रत्नम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। ये सवाल आपसे पूछा भी गया है कई सारी परीक्षाओं में। दोस्तों आपको बता दें, जो अनीता रत्नम है इनका संबंध है आपका भरतनाट्यम से, तो भरतनाट्यम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब दोस्तों भरतनाट्यम की कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो आपको याद रखनी है। नंबर 1 रुक्मणी देवी अरुणडेल, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। इन सबका नाम आपको याद रखना है। अगर दोस्तों हम आपसे बात करें कुछ ओडिसी, दोस्तों जल्दी से बताएं, ओडिसी नृत्य कौन सा? ओडिसी नृत्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिसी नृत्य से दोस्तों कौन संबंधित है? केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, महापात्र। और एक नाम है सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह। ये वो नाम है जो परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए, इनको आप याद रखिएगा। सोनल मान सिंह और केलुचरण महापात्र, इन दोनों का संबंध है आपका उड़ीसी नृत्य से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, भारत सुंदरवन को किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? ये लीजिए एक और बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों जो हमारा सुंदरवन है वो दोस्तों भारत है, भारत सुंदरवन को किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। अगर आपको ये बात पता होगी दोस्तों ये सुंदरवन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यही से दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाता है कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य, तो दोस्तों याद रखिएगा बांग्लादेश से जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं तो पश्चिम बंगाल हो गया, आपका असम हो गया, आपका दोस्तों मिजोरम हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया। ये सब दोस्तों आपसे बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा सीमा बनाता है आपका पश्चिम बंगाल। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे था? ये लीजिए बैक टू बैक एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 2011 की जनगणना अति महत्वपूर्ण रहेगी आपकी परीक्षा के लिए। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है कि तीसरा स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी इसमें उत्तर प्रदेश का दोस्तों पहला स्थान था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कब शुरू हुआ था? जल्दी से बताएं। 1900, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप 1907 करेंगे। 1907, 1909, 1911, 1916। दोस्तों आपको याद होगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये कब लागू हुई थी? तो आपको याद होगा 1909 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 1907 में क्या हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसमें दोस्तों जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था और दोस्तों नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसमें नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। और दोस्तों एक कब हुए थे? दोस्तों आपको याद होगा 1916 के। 1916 में दोस्तों दो अधिवेशन हुए बहुत महत्वपूर्ण। एक तो हुआ है दोस्तों आपका लखनऊ अधिवेशन। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजमूदार ने की थी। और एक दोस्तों आपको हुआ था होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट। ये कब हुआ था? ये भी 1916 में हुआ था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन दोस्तों सवाल और आपसे डीप अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, जो एनी बेसेंट थी इन्होंने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनाया था इस मूवमेंट के दौरान? तो आपको याद रखना है मद्रास के अंदर। और बाल गंगाधर ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बनाया था? पुणे के अंदर। इसको दोनों को आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों वायुमंडल की परतें हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो दोस्तों आपकी है मध्य मंडल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा क्षोभ मंडल ये दोस्तों सबसे नीचे वाली परत होती है, यानी कि क्षोभ मंडल। फिर दोस्तों आपका आता है क्या? समताप मंडल। फिर आपका दोस्तों क्या आता है? मध्य मंडल।
फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल, इस तरह से दोस्तों मंडल आते हैं। क्षोभ मंडल में दोस्तों क्या होता है, तो आपको याद होगा जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सब किसके अंदर होती हैं, वो सब की सब आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। और ये दोस्तों हमारा समताप मंडल, इसमें क्या होता है, ओजोन परत, आप ओजोन परत होती है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए वायुयान का संचालन किस मंडल में होता है, ये दोस्तों आपका समताप मंडल में होता है। ये दोस्तों आयन मंडल में क्या होता है, तो दोस्तों आपको याद होगा जो रेडियो एक्टिविटी से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब दोस्तों आपका आयन मंडल में होती हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उस पर आधारित तैयार किए गए हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर बच्चा बच्चा जानता है, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर दोस्तों कहाँ की थी? केरल की थी। ये भी आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक सवाल और यहां पर नोट करना, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों कहां पे था? सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम, माफ कीजिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। ये 3-4 क्वेश्चन में जो आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ से आपसे 2 सवाल पूछेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आप आंसर लगाएंगे अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आप आंसर लगाएंगे बिहार। लेकिन सवाल अगर ऐसे पूछ ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आप आंसर लगा के आएंगे दिल्ली। ये 3 सवाल एसएससी में न जाने कितनी बार आपसे पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजदा और पैबोस प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान? दोस्तों याद कीजिएगा, जो सजदा और पैबोस प्रथा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यहां से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम, ये मस्जिद दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद है। और इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसने करा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों आपको कुतुब मीनार, कौन सा? कुतुब मीनार, इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कुतुब मीनार, इसको दोस्तों इसकी कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने कराया? इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। आपको याद होगा दोस्तों, रजिया सुल्तान से एक सवाल आपसे पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1236 से 1240। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी में एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावशाली शासक कौन बना था दिल्ली सल्तनत पर? तो आपका आंसर होना चाहिए बलबन। याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या वर्ष 1990 तक कृषि में कार्यरत रही? ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। भारत की कितने परसेंट जनसंख्या ऐसी थी जो 1990 तक कृषि के कार्य में कार्यरत थी? तो आंसर लगाएगा 65%। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 65% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, रास बिहारी बोस या बाल गंगाधर तिलक? बच्चा दोस्तों इसका आंसर तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगा देता है और उसका आंसर गलत हो जाता है। आंसर को गलत मत कीजिएगा दोस्तों। जो आजाद हिंद फौज है इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। कब की थी?
1942 को की थी। लेकिन दोस्तों वो उस समय काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। फिर दोस्तों इसकी जो फौज की जो कमान थी वो किसने संभाली थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी 1943 में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आपको याद होगा झांसी रेजिमेंट, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? ये दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कई बार आपसे पूछा गया है। दोस्तों सरदार भगत सिंह, आपको दोस्तों याद होगा, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, इसको आप लिख लीजिएगा, 23 मार्च 1931। इन तीनों दोस्तों वीरों को फांसी हुई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस स्थान पर पाया जाता है? सोनभद्र, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस स्थान पर पाए जाते हैं? ये दोस्तों आपके ललितपुर में पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहां पर CISF इसकी बात की जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई, कानपुर। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका स्थित है आपका नई दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए CISF इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने साइबर क्राइम स्टेशन प्रस्तावित हैं? 12, 15, 16, 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 साइबर क्राइम स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये लीजिए, बैक टू बैक एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। दोस्तों आपको बता दें, जो जलदापाड़ा है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो लिख लीजिएगा भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लिख लीजिएगा, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। रानीपुर, भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान, भारत का 53वां दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपको याद रखना है रानीपुर नेशनल पार्क। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का 53वां है ये, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इस टाइप का भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। सूक्ष्म एवं लघु मंत्री या खादी ग्राम उद्योग मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है खादी ग्राम उद्योग मंत्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष स्थापित किया गया? ये लीजिए एक और बैक टू बैक सवाल, 2006, 2008, 2010, 2012। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता ये 2006 में स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST का उल्लेख किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से मैं आपको 8 से 10 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में छपेंगे ही छपेंगे। दोस्तों आपको याद होगा, GST इसका उल्लेख दोस्तों कौन से संविधान संशोधन में? 101वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। GST इसकी दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको भी आप लिखेंगे। और ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। ये दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है GST, इसको भी आप लिख के रखिएगा। अब दोस्तों यहां से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। ये दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों हुआ था? शिवरमन समिति, माफ कीजिएगा, विजय केलकर समिति। कौन सा? विजय केलकर शिवरमन समिति की सिफारिश पर तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी। माफ कीजिएगा, गलती से निकल गया मुंह से। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST इसका दोस्तों उल्लेख किया गया है। पूरे भारत में GST कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी पूरे भारत में GST। एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ऐसे पूछेंगे, GST का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 246A। ये लीजिए, GST का उल्लेख 246A में है। और लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, GST काउंसिल
जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद, इसका उल्लेख 279A इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ये दोनों आर्टिकल आप लिख लिए, अपनी परीक्षा में छपेंगे ही छपेंगे। आपको याद होगा 61वां संविधान संशोधन, आपको याद आ रहा होगा, जो वोट डालने की उम्र है 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, आपको याद होगा। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी से संबंधित है, किससे? ओबीसी से संबंधित है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन की शक्ति कहां से ली गई है? यहां पर दी नहीं गई है, यहां पर ली गई है। कहां से ली गई है? यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन की जो शक्ति है वो कहां से ली गई है? अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ये दोस्तों जर्मनी से प्रावधान लिया गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, ये मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए हैं? ये दोस्तों आपके अमेरिका से लिए गए हैं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो दोस्तों कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसको आप याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। ये दोस्तों 20 सवाल लिए थे आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर। अब आप कमेंट करके बताएं कैसे लगे आज के क्वेश्चन और कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई हो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब आप लोगों के लिए एक दोस्तों मैं होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट कर बताना है। ऐसे दोस्तों कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, अदर किसी को प्राप्त नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।